Hello everyone, welcome to today's class. In today's class, I am going to teach you one of the most important topic of chapter number 2 of NCERT, Chemistry of class 11th. And the name of the chapter is Structure of Atom. And in this chapter, I am going to teach you about the photoelectric ejection. It is very important because it proves that the electromagnetic radiation is having the particle behavior. So let's begin. Okay, so let's begin. हमारा आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में आपको बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रह गया था, बाकी इसके पहले कि मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको समझाया था। तो अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब बात करते हैं तो जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एज वेल एज इसको एक और हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन। जो भी आप इसका नाम देना चाहें, दोनों ही नाम इसका सही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन भी हम इसको कहते हैं। ओके, तो चलिए पहले बुक की तरफ देखते हैं कि हमारी बुक में हमें क्या समझाया जा रहा है। पहले तो यहाँ पे आते हैं। ओके, ये आपके NCERT का पेज है जिसमें देखिए यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कह रहा है कि in 1887 H. Hertz performed a very interesting experiment in which electrons were ejected when certain metals, example sodium, potassium, rubidium, cesium, lithium, all these elements, they are exposed to beam of light as shown in the figures 2.7. ये फिगर 2.7 की अगर हम बात करें तो ये फिगर 2.9, ये नीचे डायग्राम भी बना हुआ है इस तरीके से। अभी मैं इसको समझाऊंगा अभी ये कैसे हो रहा है। तो फिर जैसे इसमें आप लाइट फॉल करते हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होता है, एंड दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि ये है क्या। तो मैं अगर इसको बताऊँ तो इन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि एक कोई डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर हमने एक तरफ मेटल की सरफेस लगा दी है और एक तरफ हमने इसको एक इलेक्ट्रोड है, सिंपली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे हमने एक मेटल लगाया हुआ है, जो मेटल पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम किसी का भी हो सकता है। ठीक है, और इसको भी यहाँ से हमने बैटरी के सोर्स से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक अमीटर लगा रखा है। अगर आप देखें इस डायग्राम को फिर से देखें तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक सिंपल सा अरेंजमेंट कि इस जगह पे एक मेटल की प्लेट लगी है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, और आप देख रहे हो इसके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये वैक्यूम चैम्बर दिया गया है। ठीक है, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ एमीटर लगा है जो आपको ये बताएगा कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही, ये करंट की इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, एंड दिस इज़ द डिटेक्टर। ये जो चीज़ है ये डिटेक्टर है। तो होता क्या है कि एज the light is falling on the surface of the metal, what happened, the electron which is present over the surface of this metal, ये इजेक्ट होता है, और इजेक्ट होने के बाद इस डिटेक्टर की तरफ चला जाता है और ये अमीटर रीडिंग दे देता है। अमीटर रीडिंग देने का मतलब क्या है कि इसमें से करंट फ्लो हो गई, जबकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कनेक्टिविटी है नहीं। एक वैक्यूम चैम्बर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये करंट कैरी कर रहा है। तो इस करंट को कैरी करने की जो के पीछे की जो वजह है उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन में हमको समझाया गया है। मैं अगर फिर से समझाऊं तो ये क्या है कि ये एक वैक्यूम चैम्बर है जिसके अंदर एक तरफ मेटल लगा हुआ, मेटल की प्लेट है, और एक तरफ डिटेक्टर लगा हुआ है, और इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, एंड इट इज़ कनेक्टेड विद अ बैटरी जिसमें अमीटर लगा हुआ है जो आपको बता रहा है कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो जैसे लाइट यहाँ से इस तरीके से इसके फॉल होती है, वैसे ही ये क्या करता है, ये जो लाइट है ये क्या है, ये फोटोन है, क्योंकि हमने इससे पहले आपको बताया था कि लाइट एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में चलता है जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं, या इनको हम क्वांटम भी बोलते हैं। एंड एक फोटोन अगर किसी एक मेटल सरफेस पर फॉल होता है तो अपने साथ वो बहुत सारी एनर्जी कैरी करके लाता है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे अगर देखें तो ये फॉर्मूला भी लिखा है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=h²। तो इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम समझें तो ये जो लाइट फॉल हो रही है इसमें नंबर ऑफ़ फोटॉन्स हैं, बहुत सारे फोटॉन्स हैं, एंड विद एनर्जी h²। तो ये जब इसके ऊपर फॉल होते हैं इस मेटल की सरफेस पे, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, और इजेक्ट होकर जब इस तरफ
इस डिटेक्टर पे आएगा तो ये लगातार कंटिन्यूटी को मेंटेन कर देगा और अमीटर रीडिंग दे देगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि करंट इसके अंदर से फ्लो हो गए। ओके, तो दिस वाज ओवरऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट आर सम पॉइंट्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, क्या क्या पॉइंट्स थे। जैसे पहला पॉइंट तो ये कह रहा है कि जैसे ही लाइट ऑफ फॉल करोगे इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ टाइम लैग, किसी भी तरह का टाइम लैग नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। में इंटेंसिटी या ब्राइटनेस, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस जो यहाँ कही जा रही है, इसका मतलब है कितनी तेज़ है लाइट, नॉट स्पीड, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। जैसे मैं कहूँ दोपहर में सूरज की जो रोशनी हमारे अर्थ पे आती है बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ आती है, लेकिन सुबह के समय या शाम के समय उतनी इंटेंसिटी नहीं होती है। तो हाई इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा हाई या इंटेंसिटी या ब्राइटनेस होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ठीक है, इसके पीछे आप ग्रेजुएशन में लॉ पढ़ोगे जिसमें हम ये जानते हैं कि 1 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है। 1 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इफ़ इंटेंसिटी इज़ हाई, अगर हम कह रहे हैं कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ़ फोटॉन्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, below which photoelectric effect is not observed. At a frequency nu is greater than nu naught, the ejected electrons come out with certain kinetic energy. The kinetic energy of these electrons increase with the increase of the frequency of the light used. So it is very simple concept. Third point is very much important. तो तीनों ही पॉइंट है, पर थर्ड पॉइंट को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये कह रहा है कि हर एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ, जितने भी कोई भी एलिमेंट होते हैं अगर, ठीक है, तो अगर सिंपली कहें कि कोई एक एलिमेंट है, यहाँ न्यूक्लियस है, उसके ऊपर ये एक शेल है, ये दूसरी शेल है, और इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं यहाँ पर लोकेटेड है, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ लोकेटेड, दिस इज़ न्यूक्लियस। तो दीज टू आर जस्ट अट्रैक्टेड विद ईच अदर, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बहुत ग्रेटर है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे इस पर हम लाइट फॉल करते हैं, तो लाइट फॉल करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन है, दिस इज़ फोटोन, एंड दिस ट्रांसफ़र होल एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के पास जब ये एनर्जी आती है तो ये एक्साइटेड होता है, और एक्साइट होने के बाद अपनी हायर लेवल की तरफ जाना शुरू करता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जिस कंडीशन पे आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देता है। वो तभी होगा जब आप कम से कम न्यू नॉट, मीन्स इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले जो भी हमारे रेडिएशंस हैं, ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जब तक फॉल नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इजेक्ट होने का मतलब है इट विल जस्ट लेफ्ट दैट एटम, लेफ्ट मीन्स नॉट जस्ट गो अवे फ्रॉम द एटम, ये न्यूक्लियस से अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड इज दैट अमाउंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट, ओके, बाहर निकालने के लिए इतनी एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि कितनी, ये तो होगी फ्रीक्वेंसी, अब अगर मैं कहूँ कितनी एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो हम उसको निकालते हैं एच न्यू नॉट से, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। इट इज़ टर्म्ड एज वर्क फंक्शन। ओके, तो दिस इज़ वर्क फंक्शन, एंड अनटिल एंड अनलेस दिस वर्क फंक्शन विल नॉट बी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड। ये अपनी सरफेस को छोड़ के या अपने एटम को छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये तो वर्क फंक्शन मीन्स कहने का है कि न्यू जो है, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन फॉलन। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन जो इसके ऊपर गिर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है, और न्यू नॉट मैंने आपको बताया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि ये तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, पर अभी अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में देखिए तो ये सिर्फ इजेक्ट नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होने के बाद यहाँ से देखिए इधर की तरफ मूव भी किया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिल रही है, कहीं और से तो मिलेगी नहीं। जो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर रहा है वही वो एनर्जी देगा। तो कहने का मतलब है कि अगर जो आपने फ्रीक्वेंसी, जिस फोटोन को आपने फॉल किया है, उस फोटोन के पास अगर सफिशिएंट एनर्जी है तो वो इजेक्ट भी करेगा, और जो बची हुई एनर्जी होगी वो उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करके आगे की तरफ बढ़ जाएगा।
फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चों को छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक आइटम है जो मार्केट में मान लेते हैं 100 रुपीज़ का मिल रहा है, ठीक है, ये 100 रुपीज़ का एक सामान मिल रहा है और मैंने आपसे कहा कि ठीक है बेटा आप जाओ और 80 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ और उसको लेके आओ, तो क्या आप उसको लेके आ पाएंगे? नहीं ला पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको सामान तो 100 रुपये का मिलना है और आपको मैं दे रहा हूँ सिर्फ 80 रुपये, इसलिए ये आप सामान नहीं ला सकते हो। लेकिन अगर आपको मैंने 100 के 100 ही रुपये दिए तो ठीक है, आप सामान तो ले आओगे पर आप उसको और कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको 150 रुपीज़ दिए होते तो आप 100 रुपये का सामान भी लाते और जो 50 रुपये आपके पास होते उसको आप अपने किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर लेते। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप वहाँ से ऑटो करके फटाफट मेरे घर तक चले आते या मेरे पास चले आते तो जल्दी पहुँच जाते। तो ये जो 50 रुपीज़ आपके पास एक्स्ट्रा थी वो आपको बोनस के तौर पे इस्तेमाल किया आपने और उसको आपने इस्तेमाल कर लिया ऑटो करके यहाँ आने के लिए या आपने अपने लिए कुछ परचेज़ कर लिया। लाइक दिस सिमिलरली इफ़ एनी फोटोन इज़ फॉलन, कोई एक फोटोन फॉल करता है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कैसे निकालते हैं? हम hν से निकालते हैं, ठीक है। अब इसने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इजेक्ट होगा। इजेक्ट होने के लिए आपको कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, दिस इज़ वर्क फंक्शन। और अगर बच गई एनर्जी उसकी तो वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा जो है ये बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। hν = hν0 + 1/2 mv²। अभी कुछ और फीचर्स भी हैं उसको भी देखेंगे, पहले हम देखते हैं हमारी NCERT में ये फार्मूला मेंशन इस पेज पे नहीं है, नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज में उठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे ये फार्मूला कहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये फार्मूला है इस पेज पे, ये देखिए। सो दिस इज़ द फार्मूला जो आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। अब इस पूरी कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे और जैसे कि मान लेते हैं कि अभी जो मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया, अगर आपको याद हो, अभी पेज नंबर 14 जब मैंने ओपन किया था, ठीक है। तो पेज नंबर 14 में मैंने आपको क्या समझाया था? एक रुपीज़ का एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाया था मैंने कि अगर आपके पास मैं 100 रुपये का सामान आपसे मंगा रहा हूँ, आपको मैं 80 रुपये दे रहा हूँ, तो क्या आप वो काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी को समझाने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल रेड लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी 4.3 से 4.6 × 10⁻14 हर्ट्ज़ है, ये किसी भी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस के साथ अगर फॉल करती है तो ये पोटेशियम के मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगी, ओके। चाहे जितनी देर तक आप पास करते रहो, चाहे जितनी इंटेंसिटी की लाइट पास करते रहो। लेकिन जैसे ही आपने येलो लाइट फॉल की जिसकी फ्रीक्वेंसी 5.1 से 5.2 × 10⁻14 हर्ट्ज़ है, तो इमीडिएटली उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी पोटेशियम की वो है 5.0 × 10⁻14 हर्ट्ज़, और आप जब रेड लाइट को पास कर रहे थे तो देखिए इसकी इंटेंसिटी 5.0 × 10⁻14 हर्ट्ज़ से कम है, ठीक है। लेकिन अभी जब आप येलो लाइट को देख रहे हो तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5.1 है। तो 5.1 इज़ ग्रेटर देन 5.0, इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी चाहिए थी उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी येलो लाइट रख रही है और इसने इजेक्शन कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि रेड लाइट जो थी आप उसमें बहुत सारी ब्राइटनेस की लाइट उसके ऊपर फॉल कर रहे हो पर उसमें इजेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे आपने येलो लाइट किसी भी ब्राइटनेस की पास की तो इजेक्शन हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल आपको रुपीज़ वाला समझाया था, अगर मैं फिर से उस पेज की तरफ आपको ले चलता हूँ जो मैंने अभी समझाया था कि अगर कोई एक सामान है जो 100 रुपये का मार्केट में मिल रहा है और आपको मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर 80 रुपये ही दे रहा हूँ, 100 रुपये का सामान है, 80 रुपये आपको दे रहा हूँ, तो वह काम आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो आप ला ही नहीं सकते हो सामान। 100 रुपये का है, मैंने 100 ही दिया तो खरीद तो लेंगे आप, पर उसके अलावा आपको कुछ और इसमें बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको 150 रुपीज़ मैंने दे रखे हैं तो 100 रुपये का सामान भी आ गया और 50 रुपये आपका बोनस भी हो गया। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यही कॉन्सेप्ट लगाऊँ और आपको बताऊँ कि ये कैसे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन इफ़ेक्ट जो है हमारा वो काम करता है, तो उसमें यही है कि अगर फ्रीक्वेंसी जो फॉल हो रही है उसके पीछे आपको 3 रीज़न पढ़ाए जाते हैं। इफ़ फ्रीक्वेंसी इज़ लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, मीन्स इजेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। और इफ़ न्यू इज़ इक्वल टू न्यू नॉट तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन इज़ फिजिबल, इजेक्शन हो सकता है, पर दैट विल नॉट गेन काइनेटिक एनर्जी। एंड इफ़ न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो इजेक्शन भी होगा एंड उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिख के दिखाया कि एच न्यू इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि फोटोन के पास है, और फोटोन जब जाके स्ट्राइक करता है तो अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो उसको वर्क फंक्शन चाहिए, और उसके बाद फिर जो बची हुई एनर्जी होती है वही होती है 1/2 mv²। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक नया फॉर्मूला है जिसको आपको समझना है और जानना है। तो जहाँ पर h क्या है, जिस h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स का कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। देन न्यू आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, मैं कई बार लिख भी चुका हूँ इसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। देन न्यू नॉट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और m क्या है यहाँ पर, m क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एंड v क्या है, दिस v स्क्वायर लिखा है ना, v उससे पहले न्यू है, तो v क्या है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स हो गए, और इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से मैं लिखूं तो इस तरीके से लिखूंगा, होगा ये एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी मैथमेटिकल एक इक्वेशन जिसको आपको याद करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन की बात, और जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा। तो कुल मिला के हमारा यहाँ का अभी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है। बस एक चीज़ यहाँ पे क्लियर रखिएगा कि किसी भी लाइट की बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट भी फॉल अगर हो रही है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें इजेक्शन होगा, क्योंकि इजेक्शन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर होगी तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और वो डिटेक्टर की तरफ मूव करेगा, और इस इक्वेशन के थ्रू इसको हम समझाते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन। नाउ इस फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से हमने ये देखा कि एक डिलेमा क्रिएट हुआ साइंटिस्ट्स के सामने कि अभी तक हम वेव नेचर की बात करते थे, तो वेव नेचर की प्रॉपर्टी समझाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, ये तो वेव कैरेक्टरिस्टिक से समझाई जाती है। अब अभी हमने देखा ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया या आपका फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन हो गया, ये सारी प्रॉपर्टी जो हैं ये आपकी समझाई जाती हैं पार्टिकल बिहेवियर से। तो हम क्या करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम किस में रखें? तो अल्टीमेटली इस डिलेमा को दूर करने के लिए इसको ड्यूअल बिहेवियर बोला गया, और ये कहा गया कि ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो ड्यूअल बिहेवियर रखते हैं, मीन्स वेव कैरेक्टरिस्टिक भी रखते हैं और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक भी रखते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्यूअल बिहेवियर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ड्यूअल बिहेवियर की स्टडी की। अब देख लेते हैं कि शायद कोई अगर न्यूमेरिकल हो तो उसको मैं डिस्कस कर लूँ, फिर आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो ये एक न्यूमेरिकल्स यहाँ बहुत क्लियर कट दिए हुए हैं, बहुत आसान है, आप आसानी से कर लोगे। जैसे लिखा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस, तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो सीधे E इज इक्वल टू एच न्यू का फॉर्मूला लगाइए। एच की वैल्यू आपको दी जाती है ऑलरेडी, हमेशा क्वेश्चन पेपर में भी रहती है, और न्यू भी आपको दिया हुआ है, सीधे वैल्यूज़ को पुट करिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एनर्जी मिल गई। ठीक है, फिर इसने बोला था 1 मोल ऑफ फोटोन, तो ये जो आपने निकाली है ये एक फोटोन की एनर्जी निकाली है। 1 मोल की निकालनी होगी तो आप 1 मोल यानी कि एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाए हमारा आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं 100 वाट बल्ब की बात करते हैं कि 100 वाट का बल्ब जो है एमिट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो यानी आपको क्या दिया, लैम्डा दिया हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ सारी गिवन चीज़ों को आप पहले लिख लिया करिए। तो 400 नैनोमीटर ये दिया है वेवलेंथ, और आपको पावर भी दे दी गई है 100 वाट की। फिर बोला है नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कितने होंगे पर सेकेंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स पर सेकेंड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सीधे क्या करेंगे, इसको E इज इक्वल टू एच न्यू तो लगाना ही लगाना है, पर यहाँ न्यू है फ्रीक्वेंसी, और आपको चाहिए, आपको दिया क्या गया, लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, अगर आपने मेरा लेक्चर वो देखा हो तो C इज इक्वल टू न्यू लेमडा।
तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, यानी कि आप इस फॉर्मूले को इस जगह पे रख देंगे तो हमारा ई का फॉर्मूला हो जाएगा एच सी बाई लेमडा। ओके, तो ई आपको निकालना है, एच आप जानते हो प्लैंक कांस्टेंट, ये स्पीड ऑफ लाइट है सी, एंड लेमडा की वैल्यू आपके बुक में यहाँ क्वेश्चन पेपर में दी हुई है। सारी वैल्यूज़ को पुट करिए तो इससे आपको एनर्जी ऑफ 1 फोटोन मिलेगा, 1 फोटोन की एनर्जी मिलेगी। और आपसे पूछा कितना है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए क्या करोगे, 100 जो आपकी वैल्यू दी है 100 जूल पर सेकेंड, उसको आप एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो यहाँ पे इन्होंने करके दिखा दिया। ठीक है, फिर आता है 2.8, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी दिस, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया उसी पे बेस्ड है। तो आपको पहले तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी होगी। एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए आप देखिए सीधे ई इज इक्वल टू एच न्यू वाला फॉर्मूला लगा के एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लिया गया। फिर 1 मोल का फोटोन निकालना था तो 1 मोल की वैल्यू यानी एवोगैड्रो नंबर से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कहा गया था कि पूछा हुआ था मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, मतलब अगर आप उस फॉर्मूले को देखिए तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या था, एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv², ये आपको बताया गया था। एच न्यू आप निकाल चुके हो, ये आपको काइनेटिक एनर्जी दी गई है और आपसे पूछा गया है दिस वर्क फंक्शन इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या किया, एच न्यू में से दिस वैल्यू आपको माइनस करनी है, माइनस करने के बाद आपको आंसर यहाँ पे मिल गया। ओके, इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। देन द मिनिमम एनर्जी, अब ये पूछ रहा है कि ये तो हो गया वेवलेंथ कितनी चाहिए, जैसे वर्क फंक्शन के लिए पहले तो उन्होंने पूछा वर्क फंक्शन कितना होगा तो आपने एच न्यू नॉट निकाला। फिर इन्होंने पूछा कि मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी या कितनी वेवलेंथ चाहिए होगी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यानी कि मिनिमम का मतलब न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, यानी कि आपको इस सिचुएशन की बात कर रहा है कि अगर आप न्यू नॉट निकाल लोगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आपने क्या किया, फिर जो एनर्जी आपको मिली है आपने उसको एच न्यू नॉट के हिसाब से सॉल्व कर दी, बस आपको आंसर मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल इज दिस, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी दिस हिट्स द मेटल। तो आपको बस क्वेश्चन पलट दिया गया है, यही सेम इक्वेशन आपको फिर से लगानी है जो हमने ऊपर यहाँ पढ़ी हुई है। अब की बार आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है, बस आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत होती है आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको इसको सॉल्यूशन करके बताऊंगा। सो बस अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।